मैं रविंद्र आर्य सर, भारतीय संविधान इतिहास फैकल्टी में आपका पुनः स्वागत है। और इसी जोश उमंग के साथ हम नया वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। भारतीय इतिहास में हमने सिंधु सभ्यता पढ़ चुकी है। अब सिंधु सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता टॉपिक पढ़ना है। और वैदिक सभ्यता एक ऐसा टॉपिक है जैसे हमारे राजस्थान पुलिस है, पटवारी है, रीट है या अन्य भर्ती एग्जाम है, उसमें एक टॉपिक लिखा आता है सिंधु सभ्यता की विशेषताएं या वैदिक सभ्यता की विशेषताएं, या ये टॉपिक नहीं होगा तो उसमें होगा प्राचीन भारत की विशेषताएं। अब प्राचीन भारत की विशेषताओं विशेष करके सिंधु सभ्यता वैदिक सभ्यता पढ़नी है। इसलिए आपके पिछली वीडियो में हमने सिंधु सभ्यता इस चैनल पे पढ़ा चुकी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब नया टॉपिक चालू होने वाला है, उसे कहते हैं वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता पहली बात हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या इसमें से क्वेश्चन आते हैं, इसी को लेकर के हमें ये टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, तो वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे। अब वैदिक सभ्यता है क्या चीज़ और क्यों पढ़ रहे हैं, इसका अर्थ क्या है और कितना हमारा औचित्य है हमारे एग्जामों में। तो वैदिक सभ्यताओं में से प्राय एक प्रश्न आ जाता है, अधिकतर चारों वेदों के बारे में पूछा जाता है। तो चारों वेदों के संदर्भ में चारों वेदों के बारे में सर्वाधिक जानकारी जिस काल से मिलती है उसे हम वैदिक सभ्यता कहते हैं। अब पहली बात तो सामान्य परिचय पढ़ लेते हैं वैदिक सभ्यता के बारे में, और सामान्य परिचय में से हमारा सामान्य जो क्वेश्चन बनता है उसको भी हमें पढ़ना है। जैसे सबसे पहला सामान्य क्वेश्चनों में सामान्य जानकारी में क्वेश्चन बनता है कि वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है। मुख्य जानकारी या जानकारी का स्रोत क्या है, सामान्य प्रश्न बन जाता है कि सिंधु सभ्यता, जिस प्रकार सिंधु सभ्यता के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत क्या था, मोहरें थी, ऐसे ही वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत या जानकारी का स्रोत क्या है। तो आपको चार ऑप्शन आएंगे और आंसर करना है वैदिक साहित्य, अर्थात चारों वेद या अन्य ग्रंथों के आधार पर हमें इस काल की जानकारी मिलती है। इस प्रकार वैदिक सभ्यता में जानकारी का मुख्य स्रोत वैदिक साहित्य आता है। अब वैदिक साहित्य क्या होता है, इसे जैसे हम सामान्य परिचय पढ़ लेंगे तो वैदिक साहित्य में से भी प्रश्न बनता है, तो इसकी व्याख्या आपको आगे बताएंगे, लेकिन सामान्य जानकारी थोड़ी सी बता देते हैं। जो सर्वाधिक प्रश्न पूछा जाता है वैदिक साहित्य में से, वैदिक साहित्य में से प्राय 90% एक प्रश्न चर्चित है, और वह क्या है, निम्न में से कौन वैदिक साहित्य के अंतर्गत ग्रंथ नहीं आता। सीधा प्रश्न पूछा जाता है, 90% यही क्वेश्चन आता है कि वैदिक साहित्य में कौन सा ग्रंथ नहीं आता। तो आपको 4 ग्रंथ देंगे और उसमें से एक अलग कर देंगे। तो ध्यान रखना, ऑप्शन में 4 होंगे तो इन चारों में से जो वैदिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं उनमें से एक को हटा दिया जाएगा, एक अन्य ग्रंथ को लिख दिया जाएगा। तो आपको जब भी ये क्वेश्चन हल करना है तो आपको ये चारों नाम याद होने चाहिए, बाकी सीधा प्रश्न आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन आएगा वैदिक साहित्य के अंतर्गत कौन सा ग्रंथ नहीं है, तो आपको इस क्वेश्चन को 100% सही करने के लिए केवल 4 शब्द याद करने हैं। कहने का मतलब है वैदिक साहित्य में 4 ग्रंथ आते हैं, उन चारों ग्रंथों को याद कर लो और कैसा भी प्रश्न बन जाए आराम से कर दोगे, बस इतना शब्द है। तो 4 शब्द कौन कौन से हैं, एक तो है संहिता। संहिता का मतलब होता है चारों वेद। जो अगली वीडियो में आपको एक अलग से टॉपिक आएगा, वैदिक साहित्य की व्याख्या चलेगी, यहाँ तो केवल एक प्रश्न बता रहा हूँ। जो प्रश्न आता है कि वैदिक साहित्य के अंतर्गत कौन सा ग्रंथ नहीं आता, तो ध्यान रखना संहिता अर्थात चारों वेद वैदिक साहित्य के अंतर्गत आती हैं। दूसरी बात, दूसरा जो शब्द है वह है ब्राह्मण ग्रंथ। तो ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं कि वेदों की व्याख्या, वेदों के अर्थ दे रखे हैं, उन्हें हम ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथ भी वैदिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं, दूसरा शब्द। तीसरा ग्रंथ जो है वह है आरण्यक, कि प्राचीन काल में ऋषि मुनि
जंगलों में जाते थे, अरण्यों में जाते थे, आरण्यक में जाते थे अर्थात जंगलों में जाकर के, वनों में जाकर के अपना निवास स्थल बनाते थे और वहाँ पे ईश्वर की वंदना, ईश्वर की उपासना करते थे। अर्थात वनों में रह कर के उपासना करना, उससे हम आरण्यक कहते हैं। तो आरण्यक ग्रंथ भी वैदिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। अर्थात वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी के चारों वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, और एक आपको ध्यान रखना है उपनिषद, जिसे पूर्णतः विस्तार से पढ़ाया जाता है। और भारतीय संस्कृति के बारे में इस उपनिषद में से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ तो सामान्य जानकारी में आपको ध्यान रखना है, वैदिक साहित्य के अंतर्गत 4 ग्रंथ आते हैं: संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद, या उपनिषद कहते हैं वेदांत, अर्थात वेदों का सार या वेदों का अंत या वेदों का सार कहाँ लिखा हुआ? वेदांत में लिखा हुआ है। इस प्रकार उपनिषद का मतलब होता है, उप का मतलब है समीप, श्रद्धा पूर्वक गुरु जी के सामने बैठना, गुरु के सामने, शिष्य का गुरु के सामने ज्ञान प्राप्ति के लिए बैठना उपनिषद कहलाता है। तो बताऊंगा मैं व्याख्या कैसे होती थी, प्राचीन काल में भारतीय शिक्षा कैसे पढ़ी जाती थी और कैसी शिक्षा होती थी। तो इसमें व्याख्या आपको गुरुकुल के बारे में पढ़ाया जाएगा कि प्राचीन काल में जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, एक घने जंगल में जाकर के अपना विद्यालय खोलते थे जिसे गुरुकुल कहा जाता था, और घास फूस के मकानों में रहते थे और अपनी पत्नी सब परिवार के साथ रहते थे और वहाँ वेदों का ज्ञान देते थे। इस प्रकार क्षत्रिय ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के लड़के यहाँ पे आते थे, उनको ज्ञान देते थे। इस प्रकार जो ज्ञान दिया गया आत्मा, परमात्मा, ईश्वर के बारे में, उसे उपनिषद कहते हैं। तो इस प्रकार वैदिक सभ्यता की जानकारी हमें उपनिषदों से भी मिलती है। कहने का मतलब है, जब ये क्वेश्चन आ जाए कि वैदिक साहित्य के अंतर्गत कौन सा ग्रंथ नहीं आता, तो इसमें से एक को हटा देगा, अन्य डाल देगा। जैसे उपनिषद हटा दिया और इसके स्थान पे, जैसे इसको यहाँ से इसको हटा करके और इसके स्थान पर भागवत गीता कर देगा। बहुत क्वेश्चन चर्चित है, ध्यान रखना। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कंपटीशन में आया हुआ है, विशेष करके टीचर या शिक्षक भर्ती में सर्वाधिक पूछा जाता है कि वैदिक साहित्य के अंदर कौन सा ग्रंथ नहीं आता, तो भागवत गीता को रख देते हैं। बच्चे जानते हैं भागवत गीता तो है, क्योंकि भागवत गीता नहीं है, भागवत गीता आ जा, रामायण आ जा, या महाभारत आ जा, ठीक है, या गीता जैसे लिख दे। कहने का मतलब है अन्य ग्रंथ रखेगा जो चर्चित हैं, और बच्चे क्या करते हैं, चर्चित को तो मान लेते हैं और जो बिना पढ़ा हुआ होगा उसे कर देंगे। इसलिए आपको बहुत अच्छा प्रश्न है कि वैदिक साहित्य के अंदर कौन से ग्रंथ नहीं आते, तो इन 4 के अलावा जो भी ऑप्शन में होगा वही आंसर होगा। बस 4 शब्द याद कर लो, क्वेश्चन क्लियर। तो कहने का मतलब है वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत या मुख्य जानकारी किससे मिलती है, तो आपको ध्यान रखना, सीधा प्रश्न पूछेगा मुख्य जानकारी किससे मिलती है, जानकारी का स्रोत क्या है? वैदिक साहित्य। और वैदिक साहित्य के अंदर 4 ग्रंथ आते हैं। आगे बात करते हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। एक सामान्य क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा कि वैदिक सभ्यता का समय क्या है? अगला प्रश्न ये है, सीधा प्रश्न पूछेगा कि वैदिक सभ्यता का समय बताइए। तो वैदिक सभ्यता का काल या समय, पूरी काल पूछ रहा है। वैदिक सभ्यता का पूरा समय अर्थात ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल को सहित इससे बताना है। तो 1500 से 600 ईसा पूर्व, अर्थात इस काल में वैदिक सभ्यता का हुआ विकास। तो वैदिक सभ्यता का विकास है, वैदिक सभ्यता परिपक्व कौन से काल में हुई? 1500 से 600 ईसा पूर्व में हुई। एक सामान्य जानकारी। दूसरी बात करते हैं कि वैदिक सभ्यता कितने भागों में बटी हुई है? तो इस वेदों के संकलन के आधार पर, अर्थात वेद 4 होते हैं, इन चारों वेदों के संकलन के आधार पर वैदिक सभ्यता को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। 2 भाग या 2 कालों में बांट सकते हैं, ठीक है। और इस प्रकार 2 समय कौन कौन से थे? तो आपको सामान्य जानकारी कि जब ऋग्वेद का संकलन हुआ
उसे ऋग्वेदिक काल कहा गया। और ऋग्वेद के बाद अन्य साहित्य जितने भी ग्रंथ हैं उनका संकलन हुआ, उसे उत्तरवेदिक काल कहा गया। इस प्रकार 1500 से 600 को दो भागों में बांटा। ऋग्वेदिक काल का जो संकलन था 1500 से 1000 ईसा पूर्व था, और 1000 से 600 ईसा पूर्व तक, अर्थात ईसा पूर्व को इंग्लिश में BC कहते हैं। BC का मतलब होता है, जैसे मैं आपको यहाँ लिख दूँ, BC का पूरा नाम पूछे तो BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। एक बार ये CTET में पूछा गया है, BC का पूरा नाम बताइए, तो बिफोर क्राइस्ट था। बिफोर क्राइस्ट का मतलब होता है ईसा के जन्म से पूर्व की घटना।